नेक्स्ट आता है हमारे पास आ गया स्टोर। अब स्टोर हमारे पास, आउटलेट हमारे पास जितना स्पेस है हमारे आउटलेट में, मार्केट के डिमांड के हिसाब से, हमारे सर्विसेज ऑफरिंग सर्विसेज के हिसाब से एक कैपिटल बजट जो हमने बनाया है उसमें आकर हम मशीन एंड इक्विपमेंट का सिलेक्शन। अब जब हम बात करते हैं मशीन एंड इक्विपमेंट, तो देर आर एन नंबर ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे मार्केट के डिमांड के हिसाब से या टारगेट ऑडियंस के डिमांड के हिसाब से, हमारी ऑफरिंग सर्विसेज के हिसाब से हमें किन मशीनरी की ज़रूरत है। स्टेट ऑफ द आर्ट, वर्ल्ड क्लास या टॉप बजटेड हाई कॉस्ट मशीनरी हमेशा आपको यूज़फुल नहीं होती है, ना ही कोई ऐसी लोकल मशीनरी या लो क्वालिटी या लो ग्रेड मशीनरी जो मे भी आगे चल के आपके ब्रांड नेम को ख़राब कर दे। राइट मशीनरी कैसे सेलेक्ट करना है? हम दे रहे हैं लॉन्ड्री सर्विसेज, हम दे रहे हैं ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज, हम दे रहे हैं अपहॉल्स्ट्री क्लीनिंग सर्विसेज या फिर शू क्लीनिंग सर्विसेज या बैग्स क्लीनिंग सर्विसेज। हमें आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन कौन सी ऐसी मशीनरी है जो कॉमन है इन सारी सर्विसेज के लिए। फर्स्ट लिस्ट ऑफ मशीनरी विल बी दोज मशीन्स जो कॉमन होंगी ये सारी सर्विसेज के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक कैबिनेट होता है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट लेवल ऑफ गन्स लगे होते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ परफोरेटेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं या सक्शन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एंड उसमें बहुत सारा केमिकल डिस्पेंसिंग होता है, जैसे हम कहते हैं इन जेनेरिक टर्म्स वी से इट स्पॉट रिमूवल कैबिनेट। बट ये स्पॉट रिमूवल कैबिनेट जो होता है ये हमें स्टेन रिमूवल में, क्लॉथ क्लीनिंग में, गारमेंट्स क्लीनिंग में, वेरेबल नॉन वेरेबल क्लीनिंग में, लॉन्ड्री में, शू क्लीनिंग में, बैग्स क्लीनिंग में, हर चीज़ में यूटिलाइज होता है। तो ये कॉमन मशीन है जो इस बिज़नेस के हर सर्विस में रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा आता है जब हम बात करते हैं लॉन्ड्री मशीन्स की, तो लॉन्ड्री के लिए या वेट क्लीनिंग के लिए स्पेसिफिक मशीन्स होती हैं जिनको आप हाइब्रिड मोड पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल मोड पे भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम सॉल्वेंट बेस्ड ड्राई क्लीनिंग की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल मेक शिफ्ट मशीनरी भी हमारे इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल है, बिकॉज हम जुगाड़ू हैं, हम जुगाड़ के लिए हम फेमस भी हैं। बट हमें पता होना चाहिए कि इन जुगाड़ों को सही तरीके से यूज़ कैसे करना है। बुराई किसी चीज़ में नहीं होती, किसी मशीन में नहीं होती है। हमें पता होना चाहिए कि हम सही मशीन को सही तरीके से सही लेवल पे कैसे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपका जो हाई एंड टेक बेस्ड मशीनरी होती है जो सॉल्वेंट क्लीनिंग के लिए होती है। उसमें पर्क मशीन आपको चाहिए या हाइड्रोकार्बन मशीन चाहिए या मल्टी सॉल्वेंट मशीन चाहिए या और कोई ऐसी मशीन चाहिए जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए होती है। अब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और एक जेनेरिक रिक्वायरमेंट्स को भी आपको देखना है कि अगर आप B2B में काम कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस में काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एक्सपोर्ट हाउसेज, फॉर एयरलाइंस, फॉर हॉस्पिटल्स, फॉर होटल्स, तो इनके लिए मशीन सेगमेंटेशन डिफरेंट आता है। आप B2C में जब काम करते हैं, जैसे रिटेल में आप काम कर रहे हैं, वेरेबल गारमेंट्स आ रहे हैं, इंडिविजुअल कस्टमर्स के आ रहे हैं, तो इसके लिए जो आपकी मशीनरी होती है इनकी वर्सेटैलिटी अच्छी होती है, काफ़ी वर्सेटाइल मशीनरी होती है। ये बहुत सारे प्रोसेसेस को अडेप्ट कर सकती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स पे काम कर सकती है। सो दिस इज़ हाउ आपको मशीनरी और इक्विपमेंट सेलेक्ट करना है। ये तो आपके हो गई कोर मशीनरी। कोर मशीनरी के बाद आपको ऑक्सिलरी सिस्टम्स लगाने होते हैं, जैसे डोजिंग पंप हो गया या एग्जॉस्ट एंड HVAC का काम करना होता है आपको सारा। ये सारी कोर मशीन्स को सपोर्ट करने के लिए सिस्टम्स होता है। फिर आपके फिनिशिंग एंड प्रोसेसिंग में आता है आयरन मशीन्स, स्टीम आयरन मशीन्स आती हैं, फ्लैट आयरन मशीन्स आती हैं, फोम फिनिशर्स आते हैं, आपका बैगिंग मशीन्स आती है, पैकेजिंग मशीन्स आती हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप की पैकेजिंग आपको देनी है, किस टाइप की फिनिशिंग आपको देनी है, किस टाइप का प्री क्लीनिंग एंड पोस्ट क्लीनिंग ट्रीटमेंट्स आपको देना है। ये सारी चीज़ें जब आपका आइडेंटिफाई हो जाता है, आपके बजट में बैठता है, तो इसके बाद आप एक परचेज़ करते हो और अपने आउटलेट को उस फॉर्मेट में बनाते हो जहाँ पर आप ये सारे इक्विपमेंट को अकोमोडेट कर सको, सही से अकोमोडेट कर सको। अब आती है आउटलेट का प्रोजेक्ट प्लानिंग कि आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसे होगा, उन इक्विपमेंट से कंपैटिबिलिटी में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, प्लम्बिंग का वाटर सप्लाई,
HVAC में हीट एंड स्टीम एक्सट्रैक्शन, ड्रेनेज, ये सारी प्लानिंग आपकी फिट होनी चाहिए आपके मशीनरीज और इक्विपमेंट के कंपैटिबिलिटी में। When you are done with equipment, इसके बाद आता है उन इक्विपमेंट और उन इक्विपमेंट में होने वाले प्रोसेसेस एंड प्रोग्राम्स के कंपैटिबिलिटी में आपको कौन कौन से क्लीनिंग एजेंट्स, केमिकल्स, सॉल्वेंट्स, सर्फेक्टेंट्स की ज़रूरत है। इसमें स्टेप बाय स्टेप अगर हम जाएंगे तो एक कपड़ा या एक गारमेंट जब हमारे पास आता है, हम उसको थरली चेक करते हैं पहले कि हमारे पास उस गारमेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट दिस शर्ट फॉर ड्राई क्लीनिंग। इस शर्ट में हो सकता है कॉफ़ी का स्टेन हो, मेकअप का स्टेन हो, स्वेट स्टेन्स हो सकता है, या अदर स्टेन्स लाइक मड, डर्ट और anything else, like the collar is getting dirty, cuffs are very dirty. तो जनरली ये स्टेन्स में नहीं लेते हैं, दीज आर स्क्रबिंग प्रोसेसेस। बट अदर जो स्पेसिफाइड स्टेन्स और स्पॉट्स होते हैं उसको हम प्री क्लीनिंग के स्पॉट रिमूवल प्रोग्राम में लेते हैं। अब स्पॉट रिमूवल के लिए हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, लाइक ग्रीस के लिए अलग होता है, ऑयल रिमूवल के लिए अलग होता है, मेकअप स्टेन्स के लिए अलग होता है, फूड स्टेन्स के लिए अलग होता है, डाई स्टेन्स के लिए अलग केमिकल्स होते हैं, पेंट एंड अदर अधेसिव्स के लिए अलग हमारे पास केमिकल्स होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। ये प्री क्लीनिंग प्रोसेसेस हमें डिफ़ाइन करने पड़ते हैं और इन्हीं प्री क्लीनिंग प्रोसेसेस को डिफ़ाइन करने के बेस पे हम अपने केमिकल्स एंड क्लीनिंग एजेंट्स को प्रोक्योर करते हैं। एक बार जब हमने स्पॉटिंग के केमिकल्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, उनके कॉस्टिंग्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे मेन क्लीनिंग एजेंट्स को। मेन क्लीनिंग एजेंट्स में आपके स्क्रबिंग एजेंट्स आते हैं, वाइटनिंग एजेंट्स आते हैं, आपके सैनिटाइजिंग एजेंट्स आते हैं जो आपके मशीन में यूज़ होते हैं और मैनुअल प्रोसेसेस में यूज़ होते हैं। एंड फाइनल आपका मेन वॉश साइकिल के सर्फेक्टेंट्स आते हैं। अब ये सर्फेक्टेंट्स वो होते हैं जो ओवरऑल कपड़े को पूरी तरह से क्लीन करते हैं, उसमें से डर्ट, स्वेट, एनी अदर बॉडी फ्लूइड्स, वो सारी चीज़ें प्री क्लीनिंग में उस कपड़े के अंदर डाले गए केमिकल्स जो स्पॉटिंग के लिए या स्क्रबिंग के लिए यूज़ किए गए केमिकल्स हैं, वो सबको फ्लश आउट करता है। तो ये सारे केमिकल्स होते हैं जो हम बेसिकली इनमें यूज़ करते हैं। केमिकल्स के साथ साथ हमें आइडेंटिफाई करना होता है अदर एक्सेसरीज में, जैसे थ्रेड कटिंग के कटर्स हो गए, लिंट कटर्स हो गए, लिंट रोलर्स हो गए, हमारे क्लिप्स हो गए, अटैचमेंट्स लाइक जब हम फोल्ड करते हैं उसके लिए, फोल्डिंग के लिए कार्डबोर्ड्स हो गए, कॉलर पट्टीज हो गई, या शोल्डर गार्ड्स हो गए, ट्राउज़र गार्ड्स हो गए, ट्राउज़र पैड्स हो गए, क्लिप्स जो हम फोल्डेड आइटम के अंदर क्लिप्स लगाते हैं, वो क्लिप्स आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होती है। एट अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सीन पीपल पुटिंग क्लिप्स जो आपके गारमेंट पे मार्क छोड़ जाती है, तो वो भी हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि किस टाइप की हमें एक्सेसरीज़ की ज़रूरत होती है पैकेजिंग के अंदर। क्लीनिंग के बाद में हम आएंगे अपने आयरनिंग के सिस्टम पे। जब हम आयरनिंग पे आते हैं तो आयरनिंग की भी कुछ एक्सेसरीज़ होती है हमारी, जैसे हम जब स्टीम आयरन यूज़ कर रहे हैं तो उस स्टीम आयरन के लिए हमें फुट्स यूज़ करना होता है ताकि जो आयरन है उसका मार्क और शाइन मार्क्स जो है आपके कपड़ों पे कभी ना आए। तो टेफ्लॉन के फुट्स हम यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट योर गारमेंट फ्रॉम गेटिंग आयरन मार्क्स, आयरन बर्न्स और शाइन मार्क्स ऑन दी गारमेंट्स। तो ये एक एक्सेसरी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे स्टीम आयनिंग के लिए होती है। दूसरा, स्टीम आयनिंग टेबल पे हमेशा हमें लिंट रोलर्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिंट रोलर्स इसलिए क्योंकि कई बार we don't see there are lint or there are fiber material in the air that gets stuck to your garments, और उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है द टाइम ऑफ फिनिशिंग आयरनिंग की फिनिशिंग होती है। उसके बाद हम पैकेजिंग पे आते हैं। पैकेजिंग की एक्सेसरीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी होती है आपकी पैकेजिंग बैग, जिसमें आप पैकिंग कर रहे हो वो किस क्वालिटी का है, वेदर इट सूट्स द सर्विस दैट यू आर गिविंग। सूट्स द सर्विस क्यों बोलती हूँ मैं हमेशा, बिकॉज अगर आपने ड्राई क्लीनिंग किया है तो मोस्टली जितने भी आपके कस्टमर्स होंगे ड्राई क्लीनिंग के कपड़ों को वो हैंगर में मांगेंगे,
बट लॉन्ड्री के कस्टमर्स जो होंगे उनके कपड़े फोल्डेड तरीके में जाते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप कितने क्वांटिटी में फोल्डेड कपड़े देंगे आपके मार्केट के हिसाब से। ये रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास लॉन्ड्री सर्विसेज कितनी आएंगी, ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज कितनी आएगी, और इनिशियली आपको कितना कितना पैकेजिंग बना के रखना है। कई लोग फर्स्ट हैंड में 10,000 पैकेट्स भी बना कर रख लेते हैं, कई लोग फर्स्ट हैंड में 2,000 3,000 पैकेट्स भी बना के रखते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट द मार्केट डिमांड इज़। तो ये मार्केट डिमांड हमेशा जो है चेंज होती रहेगी, इसलिए हमें एक प्लानिंग रखनी चाहिए कि हमें कौन सा पैकेट किस तरह से बनाना है, वेदर वो स्टिकिंग वाला मटेरियल होगा, नॉन स्टिकिंग वाला मटेरियल होगा, रोल्स में होगा, ट्यूब रोल्स में होगा, डबल साइड प्रिंटेड होगा, सिंगल साइड प्रिंटेड होगा। ये सब कुछ आपके एक्सेसरीज में होता है। तो इक्विपमेंट, केमिकल्स, एक्सेसरीज, ये सारी चीज़ें जो है ये सब कुछ हमें स्टोर ओपनिंग से पहले ही प्लान करके, रेडी करके, प्रोक्योर करके रखनी होती है। इन्हीं सारी चीज़ों पर हमें बजट अपना कैपिटल का हो या वर्किंग कैपिटल का हो, इन वो सारी चीज़ें हमें सेट करना होता है, प्लान करना होता है, सो दैट वंस वी एंटर इनटू द बिजनेस हमारे ऊपर ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए कि ओहो मैंने ये प्लान नहीं किया। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, कई बार निगलेक्ट भी हो जाती है। लाइक जब हम पैकेजिंग की बात कर रहे हैं, मैंने गारमेंट की पैकेजिंग की बात की, शूज़ की भी एक डिफरेंट तरीके से पैकेजिंग होती है। वेदर यू वांट टू यूज द सेम पैकेट्स फॉर योर शूज़ क्लीनिंग, शूज सर्विसेज और नॉट, बैग सर्विसेज और नॉट, बैग्स एंड शूज़ के लिए आपको डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैकेट्स बनवाने हैं, तो आप वो भी कर सकते हो, वो भी प्लान कर सकते हो। फॉर योर कर्टन्स एंड ब्लैंकेट्स क्लीनिंग, उसके लिए आपको ह्यूज पैकेट्स की ज़रूरत लगती हैं, तो वो आप कैसे प्लान कर सकते हो। जैसे आप ट्यूब रोल्स से डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, या आप सेपरेट बैग्स भी बनवा कर रख सकते हो फॉर द ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग पर्पजेज एज वेल, एंड इट लुक्स इलीट ऑल्सो। आपके कस्टमर्स तक जब आपका ब्रांड पहुँचता है तो कस्टमर को एक लॉयल्टी का सेंस ऑफ लॉयल्टी डेवलप होता है, एंड उससे ये भी समझ में आता है कि दैट द सर्विस प्रोवाइडर हैज़ डन अ प्रोफेशनल जॉब।